चलो अब आज की डिस्कशन एग्जैक्टली एडवांस के पेपर को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी की डिस्कशन है, डायरेक्टली थ्रू अ पेपर। तो 2019 का मैथ्स का पेपर को बहुत अच्छा पेपर गिनते हैं। तो एग्जैक्टली पहले रैंक का एनालिसिस करते हैं कि किस तरह के रैंक रहे लोगों के और कितने मार्क्स पे रहे। उसके बाद एग्जैक्टली पेपर की डिस्कशन पे जाएंगे और ये नोटिस करेंगे कि मेंस से एडवांस की स्ट्रैटेजी एक्चुअली कैसे डिफरेंट होती है। ये बात याद रखना कि जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जितना भी कुछ, जो इतना कुछ हमने नॉइज सुनी होती है आईआईटी के नाम पे, एडवांस का पेपर भी एक्चुअली वैसा नहीं होता। बहुत बार और हर बार मैंने ये क्लास में बोला होता है कि जितना ज़्यादा हम डर लेके जाते हैं ना वहाँ पे, उतना ज़्यादा हम लोग वहाँ पे रैशनली एनालिटिकली सोचना बंद कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी ट्रबल होती है। तो अब जो एग्जैक्ट पेपर है उससे बड़ा तो कोई एनालिसिस नहीं हो सकता। तो उस पेपर के थ्रू समझते हैं कि हमारे मार्क्स कैसे बनते हैं। इस आज वाले डिस्कशन को जस्ट सॉल्यूशंस की पोस्टिंग ना समझना, वो ट्रबल है। तो पेपर 2019 की जगह मैं 2018 का भी ले सकता था या कोई भी और। पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें इस डिस्कशन के थ्रू ये समझ में आए कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमारे मार्क्स कैसे बन सकते हैं। 2019 का पेपर क्यों लिया? क्योंकि उसके बारे में अगर ढूंढोगे रिव्यू, तो रिव्यूज ऐसे हैं कि पेपर बहुत टफ था मैथ्स का, और जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, आई एग्री टू इट। पर उसके बीच में गड़बड़ बच्चे कहाँ पे करते हैं कि उनको लगता है कि सारे क्वेश्चंस टफ होंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो अब ये था एग्जैक्टली एनालिसिस, जिसके ये एक्चुअल रैंक्स हैं। अब तो जिसका फर्स्ट रैंक था उसके 346 मार्क्स थे। टोटल मार्क्स थे 186 एक पेपर के थे, 186 दूसरे के थे। तो 186 प्लस 186 विच इज़ 372। 372 मार्क्स में से जिस बच्चे के 346 आए उसका रैंक फर्स्ट था। पर इसके साथ ही अगर नोटिस करो तो जिसका, अब इसमें अगर इसी को अगर हम नीचे अगर ले आए, तो जिसका स्कोर, जिस बच्चे का रैंक 500 था ऑल इंडिया, 498 अगर लगा लो, तो 498 रैंक पे उसका स्कोर था 227। तो 372 में से उसके 227 मार्क्स थे, विच इज़ नियरली 65% मार्क्स के राउंड थे फर्स्ट 500 रैंक के लिए। अब जिसका स्कोर था 1014, वैसे एक्चुअली 1000 रैंक पे अराउंड 200 स्कोर था। 985 रैंक देखो अगर हम देखें, या 1056 अगर हम रैंक अगर देखें, तो वो 205 पे था। तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब 200 स्कोर के अराउंड, 205-6 के अराउंड जो रैंक था वो 1000 तक पहुंच गया। तो इन 27 मार्क्स के ब्रैकेट में, 22 मार्क्स के ब्रैकेट में 500 रैंक्स का डिफरेंस आया। अब अगर हम एग्जैक्टली 50% मार्क्स अगर देखें तो 186 स्कोर पे 2019 रैंक था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2000 रैंक था अगर हमारा स्कोर अगर 50% था। अब इसको अगर और नीचे ले आओ तो दैट इज़ अगेन अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग इसमें फर्दर डिस्कशन में चले जाएं कि किसी का स्कोर अगर 40% होता, 40% हो गया अराउंड 37 इंटू 4 विच इज़ 120 प्लस 148। तो 148 पे उसका जो रैंक था दैट वाज अराउंड 6000 समथिंग, मतलब 6300। ये था स्कोर अगर हमारा 40% है। तो याद रखना कि जो मेंस का स्कोर होता है, जो मेंस की डिस्कशन जब भी कभी हमने करी, तो मेंस में जो रैंक आते हैं वो हमें कितने ज़्यादा बच्चे दिखते हैं, जो फर्स्ट 1000 रैंक्स जो बनते हैं वो हमें कितने ज़्यादा बच्चे दिखते हैं जो कि 360 में से, जब पेपर 360 का था, तो उसमें से उनका स्कोर 300 से ऊपर होता था, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे। तो मेंस में बहुत बढ़िया रैंक लाने के लिए जो परसेंटेज चाहिए और एडवांस में जो परसेंटेज चाहिए वो सेम तरह की नहीं होती। इसलिए मेंस के पेपर की जो हैंडलिंग है वो एडवांस के पेपर की हैंडलिंग से अलग होती है। जो मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो बहुत डेप्थ वाले नहीं होते। देखो इस बात को समझो, ये समझो किसी ने हमें एक पॉन्ड दिया, जो बोर्ड्स में हम सिलेबस सेम है एक्सेप्ट फॉर सम टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स में सिलेबस ज़्यादा वास्ट हो जाता है, बोर्ड में कम है कंपैरेटिवली, आई एग्री टू इट। बोर्ड्स में वो क्वेश्चन डालते हैं हमें बिल्कुल फर्स्ट लेवल का, थोड़ा सा अच्छा होता है तो कह लो यहाँ तक की डेप्थ, मेंस में कह लो कि यहाँ तक की डेप्थ।
एडवांस में सिलेबस सेम है, देखो नोटिस करो कि सिलेबस सेम है। एडवांस में बस वो क्वेश्चंस की डेप्थ बढ़ा देते हैं, पर जब वो एडवांस वाले क्वेश्चंस को करने का हमें टाइम देते हैं तो वो टाइम भी तो बढ़ा दे रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली। मेंस में अब 25 क्वेश्चंस, पहले 30 क्वेश्चंस थे। एडवांस में 2019 में 18 क्वेश्चंस आए थे, और मेंस में 25 क्वेश्चंस में से बहुत ज़्यादा राइट करने पे हमारा रैंक फर्स्ट 500 में या फर्स्ट 1000 में या फर्स्ट 50 में बना। इनमें 18 में से जिस बच्चे ने 65% पेपर राइट करा, एक पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 सेम स्ट्रेटजी मान लेते हैं, तो उसका रैंक फर्स्ट 500 में बन गया। तो इसको नोटिस करो कि जो इसकी स्ट्रैटेजी होगी वो ऑब्वियसली एडवांस की स्ट्रैटेजी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम, और जो हमें स्कोर अटेन करना है फर्स्ट 500 रैंक के लिए भी, वो भी कम परसेंटेज पे आ जा रहा है। तो उसके बाद भी लोग गड़बड़ कैसे करते हैं कि वो ये समझ नहीं पाते कि जो एडवांस का पेपर है वो नियरली सब्जेक्टिव पेपर है, और इन 18 में से एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 18 के 18 क्वेश्चंस वो हमें टफ दें, ऐसा नहीं हो सकता। इनमें से कम से कम 2/3 पेपर, जैसे अब जो 19 के क्वेश्चन पेपर को जिसको टफ मान रहे हैं, तो उसमें भी 2/3 पेपर हैज टू बी इजी और मॉडरेट, 2/3 पेपर। तो इसलिए जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कई बार बोली है वो ये कि याद रखना, मेंस में भी ये स्ट्रैटेजी और एडवांस में भी ये स्ट्रैटेजी है, कि याद रखना कि जो पहली बड़ी टिप जो हम लोग क्लियरली क्लास में सुनते हैं वो ये कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर, पूरे पेपर को अटेम्प्ट ज़रूर करना है, पूरे पेपर को देखना ज़रूर है। पेपर के शुरू में एंटर करें और पेपर के एंड से निकलना है। ये गलती नहीं करनी कि हमने केवल 1/3 पेपर देखा, बाद वाला पेपर हमने देखा नहीं। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि एक बच्चा कहता है कि मैंने 40% पेपर देखा और बाद वाला पेपर मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाया वहां तक। याद रखना, अगर प्रॉपरली तैयारी करी है तो इट इज़ अ क्राइम। अगर ऐसे हमने पेपर अटेम्प्ट करा तो इट इज़ अ क्राइम। क्यों? क्योंकि बच्चे ये एग्जैक्ट गलती करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमसे गलती क्या हुई कि हमें किसी ने इतनी सी बात बोली नहीं कि हमने कमरे में एंटर करके निकलना दूसरे दरवाजे से। जो बच्चा ऐसे अटेम्प्ट करता है, लेट्स अज्यूम, बिल्कुल स्टैटिस्टिकली समझो, इंटेलिजेंट लोग हो, तो अगर मान लो पेपर अगर 2/3 पेपर अगर ईजी होता है, 1/3 पेपर या मान लो 25% पेपर अगर मान लो टफ होता है, और वो मान लो शुरू में हो, तो हम पूरी तरह यहीं पे रह गए। हमने 15% पेपर इजी अटेम्प्ट करा, 15% पेपर हमने इजी अटेम्प्ट करा क्योंकि 25% तो टफ हो गया। तो अगर यही मान लो कि 33% पेपर अगर मान लो टफ होता, और लेट्स अज्यूम कि हम लोग का बैड लक कि वो शुरू में होता, तो हम लोगों का पेपर अपने आप खराब ही होना था। हमारा काम क्या है पेपर में? हमारा काम है शुरू से एंड तक जाना और उन क्वेश्चंस को अटैक करना जो कि हमें दिख रहा है कि इजी या मॉडरेट है, और ऐसे होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर नहीं है जहाँ पे हमें बस केवल डरा दिया जाए और हमारे माइंड में फियर क्रिएट कर दिया जाए कि आईआईटी कोई बहुत स्पेशल एग्ज़ाम है। तो आईआईटी स्पेशल एग्ज़ाम है, पर उसका जो एग्ज़ाम है उसमें जो वो पेपर डालते भी हैं वो ऑकवर्ड नहीं होता। देखो, मैंने क्लियरली रूल बनाया हुआ, और ये बात हम लोग कई बार सुनते हैं कि जो आईआईटी में वो क्वेश्चंस डालते हैं वो अजीब नहीं होते, वो क्लियरली डूएबल होते हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि उनकी प्रिपरेशन में उन्होंने क्वेश्चंस हमेशा अजीब देखे होते हैं, तो उनको लगता है कि पेपर भी ऐसा ही होगा, तो ऐसे नहीं होता। तो एग्जैक्टली आज वाली क्लास में इस डिस्कशन को समझना कि पेपर कैसा आया था, और उस पेपर को अटेम्प्ट करने में क्वेश्चंस पे मत जाना। क्वेश्चन है बस जस्ट, तो वो हम लोग को उनको सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं, सब कुछ समझ में आ सकता है। एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी याद रखना कि पेपर के एंड तक जाना है, और इसी पेपर में डिस्कस करते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो कि अगर हम राइट मार्क कब करते? जब उनको पढ़ते, तो हमारा तब भी रैंक बन जाता अगर हम वो मुश्किल वाले क्वेश्चन छोड़ देते या किसी एक आधे पे समय लगा भी देते। तो चलो, अब आज वाली क्लास में एग्जैक्टली इस पेपर की डिस्कशन करते हैं। बीच में बहुत इंटरेस्टिंग बातें और सुनेंगे, ये नोटिस करो। इसमें वैसे 18 क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली इसको अब देखना शुरू करते हैं। अब देखो, ये था सेक्शन 1, टोटल क्वेश्चंस थे 18। उन 18 में
ये थे फर्स्ट फोर क्वेश्चंस थे, 12 इसमें मार्क्स थे, सिंगल करेक्ट ऑप्शन थे और हर क्वेश्चन का एक सिंगल ऑप्शन था। सही पे हमें 3 मिलने थे, गलत पे हमें -1 मिलने थे। तो अब इसमें एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे का था और उसकी कैटेगरी कैसे की थी। अब इस क्वेश्चन में मतलब इंटरेस्टिंग है, अब हमें किसी ने इसमें टर्म क्या दी हुई थी कि मॉडुलस ऑफ z-2 प्लस आयोटा, इसका जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू √5 है। तो अब इसका मतलब हम जानते हैं, जिस बच्चे ने तैयारी करी उसको समझ में आता है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका डिस्टेंस 2, -1 से √5 या √5 से ज़्यादा है। वो क्या बना, सर्कल बना। देखो नोटिस करना पेपर कैसे का था। तो 2, -1 यहाँ कोई पॉइंट बना, इसका डिस्टेंस मतलब 2 इधर है और -1 नीचे, तो इसका डिस्टेंस अब अगर मैं ओरिजिन से वैसे अगर निकालूं तो हमें दिखता है कि 2, -1 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ रहा है, √5। तो ये जो सर्कल बना ये ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल है, सेंटर उसका यहाँ पे है, कुछ ऐसे की फिगर होगी। अब हमें कहा गया कि z0 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैक्सिमाइज करो, मतलब डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करो। तो z0 -1 को मैक्सिमम होना, मिनिमम होना चाहिए। z0 -1 इसका मॉडुलस 1 जो है वो मैक्सिमम है, तो z0 -1 को मिनिमम होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है, 1, 0, z0 का डिस्टेंस 1 से, 1 यहाँ पे अंदर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, यहाँ है 1, एक्चुअली मैंने गलत मार्क कर दिया, यहाँ पे है 1। तो अब जब 1 यहाँ पे है तो 1 से इसका डिस्टेंस जिसका मिनिमम होगा, हमें एक्चुअली तो क्लियरिटी है कि वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मुझे बनाना पड़े तो बना मैं सकता हूँ, पर मेरा क्लियर रूल है जो कि हमने क्लास में 2 साल रटा होता है कि हमारा काम पेपर में क्या है, क्वेश्चन राइट ऑप्शन को मार्क करना। एग्जामिनर हमसे जो पूछ रहे हैं सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि पूछा क्या है। तो हमसे पूछा ये, इसका आर्ग्यूमेंट पूछा। अब मुझे इसमें क्वेश्चन पढ़ते नजर आया कि z + z0 है, तो z + z0 एक्चुअली क्या बन जाता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो अगर z0 अगर x + आयोटा y अगर होता तो ये 2 - 2x बना हुआ है। नीचे क्या बना हुआ है, सिंपली z - z0। z - z0 कितना हो गया, सिंपली 2 आयोटा y प्लस 2 आयोटा, उसमें से 2 कॉमन ले लो तो वो सिंपली 2 आयोटा अगर कॉमन ले लो तो वो y + 1 बन गया। ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब इसमें नोटिस करो कि क्या दिखता है कि सिंपली 1 - x अपॉन आयोटा को ऊपर ले जाओ तो वो माइनस आयोटा और ये y + 1 बन गया। मुझे इसका आर्ग्यूमेंट बताना है। तो अब इसमें ये जो पार्ट है ये तो प्योरली रियल है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका आर्ग्यूमेंट या तो माइनस आयोटा बनेगा या आयोटा बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ये टर्म नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अब ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें इस फिगर से ही दिखता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो x है वो एक्चुअली 1 से भी कम होगा, 1 से भी कम होगा ये x। तो 1 - x कैसा होगा, पॉजिटिव। और जो y + 1 है, y तो है ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा बना, पॉजिटिव। तो इसका आर्ग्यूमेंट वही होगा जो कि माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट है, और वो कितना होता है, -π/2। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे करने का काम था वो इतना ईजी था। बच्चे इस क्वेश्चन में जो गलत रूट पे जाता वो क्या करता कि वो यहाँ पे z0 को पहले निकालने की करता, तो वो ये भूल जाता कि एग्जामिनर ने z0 नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि इसका आर्ग्यूमेंट बता दो। और ये अपना पहला रूल है कि सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि पूछा क्या, दिस इज द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमने कई बार कितनी क्लासेस में सुना है कि सबसे पहले जो पूछा गया है उस पर फोकस करोगे। अब ये क्वेश्चन करने वाला था तो ये निकालना अपने आप ही है, लेकिन मैट्रिसेस में इस क्वेश्चन में कोई टफ टास्क नहीं था। याद रखना, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो टफ नहीं होते। क्यों, क्योंकि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में स्कूल की कॉपी के बाहर का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वेरी रेयर पॉइंट्स। कोई रेयर पॉइंट्स भी वैसे मतलब आई कांट रिकॉल। तो जो हमने इस टॉपिक में बोर्ड्स में करा वही सिलेबस है, मतलब बहुत ही एग्जैक्टली जो हमें रेगुलर बुक में गिवन है ना, किसी भी कोई भी रेगुलर बुक फॉलो करी एनसीईआरटी के अलावा, आर डी शर्मा करी या कोई भी अगर और बुक अगर करी, तो जो उस बुक में गिवन है ना वही आईआईटी में एडवांस तक आना है। अब उसका उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा, ये रहा अपने सामने क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में m मुझे गिवन है कि ये α i प्लस बीटा m इनवर्स है, ये गिवन है। देखो m अपने आप में एक टर्म है, चलो अब α i प्लस बीटा m इनवर्स, तो अब मुझे यहाँ पे अल्फा और बीटा चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो मैट्रिसेस है, अगर इस बात को समझो तो मैट्रिसेस केवल लेयर है, असली कहानी मैट्रिसेस थी नहीं।
जब बीटा एम इनवर्स है तो इस क्वेश्चन में मुझे एम इनवर्स वैसे इस क्वेश्चन में सिंपल था क्योंकि 2/2 का जॉइंट निकालना हमें इजीली आता है, सिंपली ट्रांसपोज लेना, इसमें उसको हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं हैंडल। इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, इन दोनों के बाहर माइनस साइन लगा देते हैं। पर चलो, काम की बात क्या थी कि अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया m² बराबर अल्फा m प्लस बीटा m इंटू एम इनवर्स विच इज़ i। ये क्यों करा? क्योंकि मुझे m² निकालना कंपेरेटिवली ईजी लगेगा। तो अब निकाल के हमने केवल कंपैरिजन करना था, विच वॉज अ डूएबल टास्क। ये क्वेश्चन मैंने अब अलग से करा हुआ है तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि केवल कंपेयर करके ये लिखना था, केवल m² को लिखना था, उसको अल्फा m प्लस बीटा i। अब इसमें बीटा i को नोटिस करो कि ये क्या बनता, बीटा 0 0 बीटा। अब ये अल्फा वाली जो टर्म बनती, मैं अल्फा की यहाँ वाली टर्म को, जो भी ये टर्म बनती, m² यहाँ पे जो कुछ भी बना ये m² है, तो m² यहाँ से मैं इसके ये वाले कॉर्नर को, इसकी इस पोजीशन को, विच इज़ एक्चुअली व्हाट 2 1 पोजीशन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन को कंपेयर कर लेता तो डायरेक्टली अल्फा ही आ जाता। तो जो अल्फा है वो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बन जाता है। वो ओरली क्या बनता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज़ एक्चुअली 1 - sin स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। तो इसकी मैक्स जो मिनिमम वैल्यू बनी वो 1/2 आ जाती। ऐसे ही बीटा भी डायरेक्टली डेवलप हो जा रहा है। तो काम की बात ये थी कि इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि डूएबल ना हो, पर इसमें फिर भी कंपैरेटिवली लिखने वाला काम था, कैलकुलेटिव था। तो ये हमारा टाइम लेता, पर इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं था, पर लेकिन टाइम लेता। जो पिछला क्वेश्चन था उसने, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन था लेकिन उसने मेरा टाइम नहीं लिया। देखो नोटिस करना हर बात को, हर क्वेश्चन ने बराबर टाइम नहीं खाना। इस क्वेश्चन ने मेरा टाइम खाना था, पर ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं था, बहुत डूएबल था, इसको मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। अब इसको अगर नोटिस करो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है कि जैसे जब इसका सेंस राइट बना हो तो इट इज़ मोर और लेस अ डूएबल थिंग। पर किसी भी टॉपिक को लेके भी ना, जैसे मैंने क्लास में भी कई बार बोला होता है कि किसी भी टॉपिक को लेके भी बायस ना बनाना, किसी भी टॉपिक को लेके भी बायस ना बनाना। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टॉपिक ईजी होगा, ये टॉपिक टफ होगा। कोई टॉपिक को लेके मेरा एग्जाम में कोई बायस नहीं होता। क्या पता जो टॉपिक मुझे सबसे टफ लगता हो उसका क्वेश्चन उन्होंने बहुत ईजी डाला हो, क्या पता। तो मैं इसलिए जब जेई का जब एडवांस का पेपर दोगे ना तो कोई बायस मत लेना, याद रखना ये बात भी। हर क्वेश्चन को पढ़ना कि कहीं जो टॉपिक मेरे माइंड में पिक्चर बनी है कि बहुत टफ है, उसका उन्होंने बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं डाल दिया, तो वो डाल देते हैं। इसमें हमें क्या बोला कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर कितना है 3, -2, रेडियस कितना है 5। तो 3, -2 यहाँ पे कहीं होगा सर्कल, रेडियस उसका 5 है। इस सर्कल को एक लाइन कट करती है y = mx+1। वो लाइन भी कहीं यहाँ पे सिंपली कोई कट कर रही है लाइन, और ऐसे कट कर रही है कि जो उसका जो x इंटरसेप्ट है, जो उसका जो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है कि -3/5 है। ये देखिए उन्होंने m पूछ लिया, m की रेंज पूछ ली। तो सर्कल के केस में हमें क्लियरिटी है कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, हमें 9th में करवाया गया है। तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर -3/5 है तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे डाल के निकाल लो, वो आ गया 1 - 3/5m। तो अब इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 होगा। तो ये क्वेश्चन डूएबल था, मतलब 1 - 3/5m -2, मतलब 3 - 3/5m अपॉन -3/5 -3 इंटू m। इसका आंसर आना चाहिए था -1। सिंपली इस लाइन का स्लोप इंटू इस लाइन का स्लोप, ये -1 आना चाहिए था। यहाँ से m में क्वाड्रेटिक बन रही है, यहाँ से एक्चुअली तो m निकल आता है 2 और 3। तो m अगर 2 और 3 अगर आ गया तो हमें दिखता है कि ऑप्शन ये बन जाता। पर इसमें और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्या पता इस क्वाड्रेटिक से m का आंसर ना आता, तो भी हम जज कर सकते थे कि m कहाँ पे लाई करेगा, मतलब वैसे आंसर बनता या ना बनता। पर ये क्वेश्चन एक्चुअली ईजी था, पर डूएबल था। हमने देखो अभी ये इसमें क्वेश्चंस डील करे अभी तक 3। इसमें हमें गिवन था कि xy <= 8 है। xy = 8 क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो xy <= 8 ये बना, <= 8 इसके अंदर वाला रीजन हो गया। y 1 से लेके x² के बीच में ये बना ये पैराबोला। तो अब y अगर 1 से लेके x² के अगर बीच में है तो अब ये पैराबोला और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। xy = 8 और y = x² को सॉल्व कर दो।
वहाँ से x2 आ जाता सिंपली xy इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूँ तो y की जगह मैंने 8/x यहाँ लिख दिया, वहाँ से 8 बराबर आ गया x क्यूब के, x आ गया 2। तो इस कोऑर्डिनेट का जो x था वो तो 2 था, तो इस कोऑर्डिनेट का जो x था वो तो 2 था। ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 1 लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, ये y इज इक्वल टू 1 लाइन को कट कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में y को 1 डाल दो तो x 1 आ जाता, तो ये कोऑर्डिनेट 1 है। अब xy इज इक्वल टू 8 इसको कट कर रहा है, y इज इक्वल टू 1 को, वहाँ से x 8 आ गया। ये सिचुएशन है। तो जो एरिया हमने फाइंड करना है वो एक्चुअली ये वाला एरिया है, ये वाला। तो ये हमारा लॉजिक बन गया। हमें दिखता है कि 1 से लेके 2 तक सिंपली पैराबोला के नीचे का y dx, उसका y कितना है x स्क्वायर dx। फिर 2 से लेके 8 तक जो हाइपरबोला है उसके नीचे का y dx विच इज़ 8/x dx, माइनस ये नीचे वाले रेक्टेंगल को अलग से मैंने माइनस कर दिया। 8 - 1 उसका बेस बना विच इज़ 7, हाइट उसकी है 1, तो 7 × 1 कितना हो गया 7। ये मेरा आंसर बन जाता, मुझे ये करना था। तो क्या दिखता है कि इट वॉज अ डूएबल क्वेश्चन। अगर मेरी बात अगर ध्यान से समझ में आए तो ये बोर्ड्स के लेवल का था। केवल बस हमें ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फिगर पता होनी चाहिए थी, पर अदरवाइज ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लेवल का था। इसमें कोई ट्रिक नहीं थी मेरी समझ में। जिस बच्चे ने तैयारी करी उसके लिए क्लियरली डूएबल था। इसका ऑप्शन ए बन जाता है वैसे। नेक्स्ट जो था वो अब याद रखना, इसमें जो स्ट्रैटेजी सुन रहे हो उसको याद रखना। ये था, इसमें 32 मार्क्स थे, अब 8 क्वेश्चंस थे और 1 और मोर देन 1 करेक्ट थे। तो 1 और मोर देन 1 करेक्ट के लिए ये स्ट्रैटेजी याद रखना कि इसमें हमें अगर जितने भी करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हमने अगर सारे मार्क करें, मान लो इसमें अगर 4 के 4 करेक्ट है, हमने सारे ही राइट मार्क करे तो हमें 4 मार्क्स मिल जाने हैं। लेकिन अगर उसमें 4 ऑप्शंस करेक्ट हैं और हमने अगर 3 मार्क करी तो उन्होंने हमें 3 मार्क्स देने। अगर इसमें 3 या 3 से ज़्यादा करेक्ट है और हमने 2 करेक्ट मार्क करे तो हमें 2 मार्क्स मिलने। और ऐसे अगर मान लो कि हमने 1 करेक्ट मार्क करा तो हमें 1 मार्क मिलेगा, चाहे चारों सही हो। तो जो बच्चे इसमें गलती करते हैं वो क्या, और याद रखना 1 और मोर देन 1 करेक्ट के लिए अपने आप को बुलवाना ये बात कि मुझे एक ही गलती नहीं करनी 1 और मोर देन 1 के लिए, कि मुझे गलत ऑप्शन को मार्क नहीं करना, गलत ऑप्शन को मार्क नहीं करना। सही ऑप्शन चाहे मेरे से मिस हो जाए, गलत ऑप्शन को मुझे मार्क नहीं करना। तो किसी में अगर कंफ्यूजन में आओ, 1 और मोर देन 1 वाले क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन में आओ और लगे कि ये गड़बड़ हो सकती है तो उसको मार्क नहीं करना। याद रखना, उसको मार्क नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर उसको मार्क करा तो हम 1 सेकंड में पॉजिटिव से नेगेटिव वाले जोन में चले गए। हमसे गलती कब होगी कि अगर हमने किसी गलत ऑप्शन को जो कि रॉन्ग है उसको करेक्ट मार्क करा। सो दैट इज द ओनली ट्रबल, वो नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर चारों सही हैं और हमें केवल 2 ही हमने मार्क करी तो भी हमें मार्क्स मिल गए। 2 करेक्ट हमने मार्क करी, हमें +2 तो मिल ही गया। तो बच्चों को ये स्ट्रैटेजी नहीं पता होती। 1 और मोर देन 1 में अगर उन्होंने ऐसे का ये दी पार्शियल मार्किंग अगर करी तो उसमें ये मेरा क्लियर रूल होगा कि मुझे उसमें ये ध्यान रखना है, इन 8 क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि मैं गलत ऑप्शन को मार्क नहीं करूंगा। सही मेरे से मिस हो जाए कोई बात नहीं, हो सकती है। तो अगर किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी तो उसको मार्क नहीं करना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी क्वेश्चन अच्छा था, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था। इसमें भी अब ना ये बात समझना, और इसमें भी अब ये बात समझना कि इसको कैसे, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर ध्यान से मेरी बात अगर समझो, क्वाड्रेटिक कंप्लीटली ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो क्वेश्चन है वो 10th के लेवल से ऊपर नहीं हो सकता। पूरी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक टॉपिक है जो कि 10th का है। तो इस टॉपिक में जो कुछ भी हम डिस्कशन करेंगे वो 10th के लेवल से ऊपर नहीं हो सकती। मतलब 10th का लेवल है, 10th का लेवल। तो 10th के लेवल से ऊपर इसमें कुछ भी नहीं है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने छोटा कर दिया कि हमें स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए ज़्यादा। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा तो वापस रिवाइंड करके पढ़ लो। पर जो इसमें जो काम होगा वो 10th के लेवल से ऊपर का नहीं होगा। अब उन्होंने हमें टर्म गिवन थी कि x² - x - 1 एक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो उन्होंने an डिफाइन करा। अब पहला ऑप्शन कहता है कि a1 a2 a3 ऐसे इसका सम निकाल दो। तो अब रिकॉल करो, अगर मतलब जो बच्चे अब जिन्होंने 10th में भी ये देखा हुआ, मैंने 10th में कराया हुआ है, तो ये 10th का लेवल है।
तो अब यहाँ से हमें दिखता है कि अल्फ़ा स्क्वायर एक्चुअली बराबर था अल्फ़ा प्लस 1 के, बीटा स्क्वायर बराबर था बीटा प्लस 1 के। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, क्यों करूँ सब्ट्रैक्ट? क्योंकि ये डिज़ाइन नोटिस करो ए एन का, ये ए एन वाला डिज़ाइन अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन है। तो मेरे मन में आया कि ये यहाँ से डिज़ाइन बन सकता है। तो दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये बराबर आ रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो दोनों के नीचे अगर अल्फ़ा माइनस बीटा लिख दो तो A1 A2 बराबर आ रहे हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ से ही इसमें अल्फ़ा से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये अल्फ़ा क्यूब बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा हो जाता, बीटा क्यूब बराबर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा हो जाता। ऐसे अगर मान लो मैं अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करता रहूँ तो अल्फ़ा की पावर n प्लस 1 बराबर आ जाता है अल्फ़ा की पावर n प्लस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 की, बीटा की पावर n प्लस 1 बराबर बीटा की पावर n प्लस बीटा की पावर n माइनस 1। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या दिखता है कि अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा कर दूँ तो ए एन प्लस 1 एक्चुअली ए एन प्लस ए एन माइनस 1 के बराबर था। ये हमने कहाँ से ऑब्टेन करा? बिल्कुल 10th के बच्चे की तरह। ए एन प्लस 1 बराबर आया है ए एन प्लस ए एन माइनस 1 की। तो अब यहाँ पे A1 से लेके जब AN तक का मेरे से सम पूछा है, A1 से लेके जब AN तक का सम पूछा है, तो जो पहले वाला A1 है उसको मैं पढ़ सकता हूँ A3 माइनस A2। यहाँ से A1 को पढ़ सकता हूँ A3 माइनस A2, मतलब AN माइनस 1 इज AN प्लस 1 माइनस AN। A2 को पढ़ सकता हूँ A4 माइनस A3। ऐसे ही AN को पढ़ सकता हूँ AN प्लस 2 माइनस AN प्लस 1। तो दिखता है ये बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती। एक AN प्लस 2 बचता और एक माइनस A2 बचता। तो जो माइनस A2 है, A2 यहाँ पे निकाल दो, A2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा है, वो सिंपली 1 ही आ जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन तो करेक्ट बन गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट बन गया। ए ऑप्शन के करेक्ट बनने के बाद और इस क्वेश्चन में ना अगर नोटिस करो तो इस अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए जो मैंने समझ लगाई वो क्लियरली 10th की है, क्लियरली 10th की अंडरस्टैंडिंग है। ये लोगों को समझ नहीं आती बात, वो इस टॉपिक में उनको लगता है कि कुछ अलग होगा, अलग नहीं है। क्लियरली ये टॉपिक में जो अंडरस्टैंडिंग है वो 10th की है, 10th की अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं हमने करा हुआ तो हमने कोई 10th की बात हमें बोलनी नहीं आई, विच इज़ अगेन अ ट्रबल। पर अब इस पर अभी तो डिस्कशन में हम लोग उसको नहीं डिस्कस करते, पर पेपर में इस बात का ध्यान रखना कि 10th के लेवल का क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक का अगर आया तो। अब इसको अगर मैं देखूं कि बी एन बराबर है अल्फ़ा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन के, तो जो बी एन है उसको मैं कैसे डेवलप करूं? तो बी एन मेरे को डिफाइंड है कि ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1 है। ये इंटरेस्टिंग था पार्ट। ये अल्फ़ा की पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा की पावर एन माइनस 1 प्लस अल्फ़ा की पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा की पावर एन प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो डायरेक्टली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस क्वाड्रेटिक में नोट करो कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना माइनस 1। मुझे अल्फ़ा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली तो हो नहीं रहा। अब मेरे मन में आए इन दोनों में से अल्फ़ा की पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लूँ, अंदर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस बीटा की पावर एन माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे आ गया बीटा स्क्वायर प्लस 1, नीचे इसके अल्फ़ा माइनस बीटा है, जैसे हमने पिछले वाले में देखा। अब नोटिस करो कि यहाँ तक लाने के बाद अब अभी मेरी कोई बात नहीं बनी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1, मुझे अल्फ़ा की पावर n बनाना है। तो मेरे मन में ये थॉट आया कि इस 1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस अल्फ़ा बीटा। क्यों लिखूँ? क्योंकि ये माइनस अल्फ़ा बीटा लिखने पे क्या हमें समझ में आता है कि जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये अल्फ़ा की पावर n बना लेगा, और वो मेरे काम की बात है। और ऐसे ये बीटा की पावर n, अगर मैं इसको पढ़ लूँ सिंपली माइनस अल्फ़ा बीटा इसको, तो अब इसको माइनस अल्फ़ा बीटा पढ़ते ही हमें दिखता है कि इन दोनों में से अल्फ़ा बाहर कॉमन आ जाता। तो ये बन गया अल्फ़ा की पावर n इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीटा की पावर n इंटू ये भी अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गई। तो इसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गई। अब ये समेशन वाली ऑप्शन एक्चुअली सिंपल थी। ए एन का मतलब क्या हुआ? अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, तो अल्फ़ा की पावर एन अपॉन 10 की पावर एन का समेशन, विच वॉज अ डूएबल थिंग। ये वाला पार्ट सिंपल था, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, ये करेक्ट नहीं आता। तो इसको मार्क नहीं करना था, बस इसको मार्क नहीं करना था। इसमें से अगर मैंने 2 मार्क करें या 3 मार्क करें या 1 मार्क करा, मुझे मार्क्स मिलते रहते। जैसे ही मैंने एक रेड वाला मार्क कर दिया, मेरे सारे मार्क्स कैंसिल हो गए, मुझे बस एक -1 मिल गया। तो उसका ध्यान रखना था।
इस क्वेश्चन में ना अगर इसको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली अगर प्ले करते तो जो बच्चा थोड़ा सा चालाक होता वो क्या करता कि वो यहाँ पे n की वैल्यू डाल के आंसर भिड़ा भी सकता था। मान लो मैं n को 2 ले लेता, n को 2 लिया तो ये a1 प्लस a2 बन जाता, उधर n को 2 लेके a4 माइनस 1 बन जाता, तो मैं वैल्यू लेके भी आंसर को मैच कर सकता था। तो अगर केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके आंसर भी मैच कराया, कमाल कर दिया। तो तब भी इसका a राइट हो जाता और इसका c राइट हो जाता। c भी हम लोग n को कोई वैल्यू डाल के चेक कर लेते, तो अगर c भी अगर हमने ऐसे भी अगर मार्क करा तो इट वॉज एक्चुअली गुड इनफ। ये इंटरेस्टिंग था, पर देखो क्यों हमें, और देखो ये फिर से मैट्रिसेस का क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स को लेके एक फियर लेके गए होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बुक्स में डिटर्मिनेंट्स करवाया गया है वो हमें नहीं बता पाता कि एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स में करने वाला काम कितना सिंपल है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स जब हमने डिस्कस करा तो मैंने क्लैरिटी में कई बार बोला होता है कि इसके क्वेश्चंस हमें बोर्ड के अलावा नहीं मिलते, बोर्ड का लेवल है। तो आईआईटी एडवांस में भी अगर आएगा तो बोर्ड का क्वेश्चन आएगा, कहीं और का तो आ ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में उस बात को समझना, हमें अब कहा ये एम गिवन है, ये एडजॉइंट एम गिवन है, तो एडजॉइंट एम कैसे निकालते हैं? इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालते हैं। तो इस पोजीशन का कोफैक्टर क्या बनता? सिंपली इसका पहले माइनर निकाला, वो आ गया 2 × 1 -3b, तो 2 - 3b आ रहा है इसका माइनर। तो इसके माइनर के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जब बनाएंगे तो वो भी 2 - 3b हो जाएगा, -1 की पावर n करके, और वो कहाँ पे प्लेस्ड होगा? यहाँ पे। तो ये बराबर है -1 के, वहाँ से 3b आ गया 3, वहाँ से b तो आ गया 1। सिंपल था ये। ऐसे ही मैं a ऑब्टेन करूँ तो a आ रहा है 2, कोई भी एक और पोजीशन ले लो जिसमें कि a इन्वॉल्व हो, तो वहाँ से क्लियरली a2 आ जा रहा है बहुत ईजिली। देखो ये जो पोजीशन अगर मान लो इसका माइनर क्या बनता? वो आता 1 - ab। इसका कोफैक्टर क्या बनता? ab - 1, और इसका कोफैक्टर कहाँ पे प्लेस्ड होगा? यहाँ पे। तो ab - 1 बराबर था 1 के, जिसमें जो b था वो 1 था, वहाँ से a आ जाएगा सिंपली 1 + 1 विच इज़ 2, तो a2 आ गया। a + b कितना बना? 3। ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m², एग्जामिनर ने डराना है हमें, एडवांस का पेपर ले रहे हैं, कुछ तो पूछेंगे ना वो। एडजॉइंट ऑफ m², याद करो हमें करवाया गया है स्कूल की किताब में, एडजॉइंट ऑफ ab वो क्या होता है? एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट ऑफ m² क्या बनेगा? एडजॉइंट m इंटू एडजॉइंट m। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b क्या बनता है? डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट b। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m का स्क्वायर। 3/3 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट m का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट m का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट m की पावर 4 था। तो मुझे केवल a और b अब मैंने निकाल दिए, तो डिटर्मिनेंट m मैं निकाल सकता हूँ। वैसे एडजॉइंट m का भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते, वो भी डायरेक्टली आ सकता था। तो डिटर्मिनेंट m जो इस केस में बना वो एक्चुअली -2 आ जाता है, सिंपली -2 आ जाता है। तो -2 की पावर 4 करो 16 बनता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग था, ये मार्क नहीं करना था। ये वाला पार्ट भी एक्चुअली सिंपल था, m इंटू अल्फा बीटा गामा, ये सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा निकल जाते हैं बहुत ईजिली, तो ये 3 मैच कर जाता है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाती। ये वाले पार्ट को नोटिस करो। इस वाले पार्ट में एक थॉट किसी बच्चे के मन में आता कि मैं एडजॉइंट m का इन्वर्स फाइंड करूँ क्या? तो पेपर में टाइम है क्या? या एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स फाइंड करके चेक करूँ -m में? तो इतना टाइम तो है ही नहीं। एडजॉइंट m का जब इन्वर्स फाइंड करना है तो इस क्वेश्चन में मेरे मन में ये थॉट आया, और भी तरीके हैं, कि मैं इस पूरे को m इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो क्यों करूं? अगर मैं दोनों तरफ m इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके चेक करने वाला हूं, मैंने दोनों तरफ m इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी m इन्वर्स, ये मैंने राइट पे लिखा है वो गलत है, इसको लेफ्ट पे लिखना चाहिए था। मैट्रिसेस में पूरे को लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं या पूरे को राइट करते हैं, तो m इन्वर्स इंटू m i बनना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। m इन्वर्स इंटू एडजॉइंट m का इन्वर्स, m अंदर चला जाता है इसके, तो वो m इंटू एडजॉइंट m का इन्वर्स बन जाता, वो बन जाता डिटर्मिनेंट m इंटू i। डिटर्मिनेंट m का इन्वर्स मतलब एक्चुअली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट m बन जाता, विच इज -1/2 इंटू in। नेक्स्ट टर्म आ जाती m इन्वर्स इंटू एडजॉइंट m इन्वर्स, a इंटू एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट a, वो भी एग्जैक्टली एक्चुअली -1/2 इंटू i बन जाता। तो ये मिला के -i बन गया, उधर भी -i लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट था। पर इसको नोटिस करो कि इसको, इस वाले पार्ट को भी डील करने के लिए बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हमने सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करना,
हमने अगर इस क्वेश्चन में मैं एडजॉइंट m का इन्वर्स फाइंड करना शुरू कर दूं तो फिर तो मेरा पेपर खत्म ही नहीं हो सकता। तो मुझे एग्जामिनर पे भरोसा है, ये किसी इंस्टीट्यूट का पेपर नहीं है जहां पे कि वो बहुत लेंथी या कुछ बहुत ऑकवर्ड बता दें और उसके बाद बोले कि ये आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं होता। जो आईआईटी में उन्होंने क्वेश्चन डाले होंगे वो डुएबल होंगे। ये उन्होंने हमें मार्क्स बांटे। ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, देखो 4 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में मेरी समझ में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने मार्क्स हमें बांटे इस क्वेश्चन में। बैग B1 था जिसमें 5 रेड ग्रीन बॉल्स थी इतनी, बैग B2 में 3 रेड और 5 ग्रीन बॉल्स थी, B3 में 5 रेड और 3 ग्रीन बॉल्स थी, और इनके बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये थी। तो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट थे। ये बोर्ड्स के बच्चे ने ये क्वेश्चन अगर मिस करा तो भी नलायकी है। ये 4 मार्क्स उन्होंने ये बुला के हमें बांटे थे इस पेपर में। प्रोबेबिलिटी दैट द ग्रीन बॉल इज चोजन गिवन दैट द बैग सिलेक्टेड इज B3। तो जब बैग B3 ले लिया तो उसमें से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 बाय टोटल बॉल्स इज 8, तो विच इज 3 बाय 8, तो ये ऑप्शन करेक्ट था। ग्रीन बॉल चूज करो तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बनानी थी। वो क्या बनती? प्रोबेबिलिटी B1 इंटरसेक्शन G प्लस B2 इंटरसेक्शन G प्लस B3 इंटरसेक्शन G, और उसको आगे हम ब्रेक करना जानते हैं। तो ये फ्री के मार्क्स थे, ये और ये दोनों उसके थ्रू ही कनेक्टेड थे और बहुत सिंपल थे। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। बैग B3 की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी है, तो इन दोनों में से एक ने राइट होना था, पर ये बहुत ईजी था। इसको अगर मिस करा तो हमने गलती कर दी। ये इंटरेस्टिंग था, पर इसमें कई पार्ट्स हमारे लिए बहुत डुएबल थे। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था वैसे, पर ट्रिग्नोमेट्री में ना जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में भी बच्चे गलती क्या करते हैं कि हमारे माइंड में एक फियर बना होता है। वो फियर बहुत बड़ी ट्रबल है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में भी ना हमारे माइंड में एक पिक्चर बनी होती है, वो फियर जो बना होता है ना वो भी बहुत बड़ी ट्रबल है। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी और देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा था। हमें दिया गया था कि एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जिसमें अब उन्होंने हमें नई सी लैंग्वेज दी। उन्होंने बोला कि द मीडियन R फ्रॉम एक ट्राइंगल है, जिसमें उन्होंने बोला कि ये PQR है ट्राइंगल। तो इसमें ये देखिए हमें उन्होंने स्मॉल p दे दिया कि √3 है, स्मॉल q दे दिया कि 1 है। तो ये √3 था, ये 1 था, R मुझे पता नहीं। अब R से मुझे कहा गया कि मैंने ऐसे मीडियन ड्रॉ करा, P से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। आगे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये S है और ये E है। अब क्या निकाल सकते हैं? सर्कल उन्होंने ट्राइंगल का दे दिया कि 1 है, तो हमें कैपिटल R गिवन था कि 1 है, तो 2R कितना हो गया? 2। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि A अपॉन साइन A मतलब P अपॉन साइन P बराबर हो जाता सिंपली 2R के। वहाँ से साइन P हो गया √3/2। तो एक ट्राइंगल में साइन P अगर √3/2 है तो P या 60 या 120। ऐसे ही साइन Q निकालोगे तो वो 1/2 आ रहा है, तो वो 30 डिग्रीज या 150 डिग्रीज हो गया, ये बना। तो अगर मैं P को 60 और Q को अगर 30 अगर लेता हूँ तो मिला के कितना बना? 90। तो R कितना बना? 90। वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे गिवन है कि ट्राइंगल नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो R 90 नहीं था। अब और क्या हो सकता है? अगर मैं इसको 60 इसको 150 लूँ तो पॉसिबल नहीं, ट्राइंगल 180 से बड़ा हो गया। इसको 150 लूँ इसको 120 लूँ वो भी रिजेक्टेड। मतलब ये 30 है और ये 120 है। तो P 120 डिग्रीज था और ये 30 डिग्रीज था। तो 120 प्लस 30 हो गया 150, क्या बचा? 30। अब बनी बात, तो ये ट्राइंगल आ गया आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एंगल्स बन गए थे। 2 एंगल्स में कितने बन गए? क्लियरली 30 डिग्री, सिंपली 30 डिग्रीज और 30 डिग्रीज। अब ये क्वेश्चन में बात बनी, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये एंगल दोनों 30 डिग्रीज हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो वो एक्चुअली मीडियन ही है। अब जब ये तो हमें दिया ही गया कि मीडियन है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो पॉइंट O बना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस बना, विच इज़ द सेंट्रॉइड। ये थी इसमें सारी कहानी। अब इसमें बारी बारी नोटिस करो, उसके बाद इस क्वेश्चन में कम स्केल था। अब देखो सिंपल सी बात, अगर ये एंगल अगर 30 डिग्रीज है, ये पूरी लेंथ कितनी थी? √3, तो ये आधी हो गई √3/2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो बराबर डिवाइड करेगा। ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये साइड 1 है, ये भी साइड 1 है। अब मुझे ये पूरी हाइट निकालने की समझ है। देखो H/1 बराबर होता साइन 30 डिग्रीज के, विच इज़ 1/2। तो वहाँ से H कितना आ गया? 1/2। अब
सेंट्रॉइड के केस में ये लेंथ कितनी, ओई लेंथ कितनी बन जाती है, उसका 1/3 विच इज़ 1/6। तो ये ऑप्शन तो फ्री के मार्क्स थे। अब इसमें लेंथ ऑफ आर एस को देखो, लेंथ, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब जो स्मॉल आर पूछा है, इन सर्कल कितना होता है, डेल्टा बाय एस। डेल्टा निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो कुछ है ही नहीं इसमें, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है √3 इंटू हाइट विच वॉज 1/2, ये था डेल्टा बाय एस। एस कितना बना, सिंपली √3 + 1 + 1/2। नीचे लिख दो और देख लो कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कर रहा है वैसे। नेक्स्ट था लेंथ ऑफ आर एस। तो अब जब इसमें लेंथ ऑफ आर एस निकालते तो इस ट्राइंगल को देखो, मुझे ये लेंथ निकालनी है ना, मुझे ये लेंथ पता है कि √3 है, ये लेंथ कितनी है 1/2, ये एंगल कितना है 30 डिग्रीज। तो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को देखो, केवल इस ट्राइंगल में एक साइड की लेंथ अगर निकालनी है तो मैं अप्लाई कर देता कोसाइन फॉर्मूला। क्यों, उसके सामने वाला एंगल मुझे पता है। तो मुझे cos 30 डिग्रीज वो कितना होता है √3/2, ये बराबर था a² मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस RS का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू √3। ये बन जाती टर्म, वहाँ से RS आ गया, वो इस केस में मैच कर रहा है, तो मैं इसको मार्क कर देता। अब क्या बचा, ट्राइंगल SOE, ये अच्छा पार्ट था, ये इसमें अच्छा पार्ट था। देखो ये था O, ये था E, तो ट्राइंगल SOE का सिर पैर डायरेक्टली तो समझ नहीं आ रहा, पर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। ऐसे अगर मान लो मैं इसका मिड पॉइंट अगर ले लूँ तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनता है उसका सेंट्रॉइड सेम होता है और उसका एरिया पहले वाले ट्राइंगल का हाफ हो जाता है। तो अब अगर इस ट्राइंगल को देखो, SOE को देखो, तो हमें समझ में आता है कि अगर मैं इस मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल को अगर लेके अगर बनाता एरिया, तो वो एरिया एक्चुअल ट्राइंगल का 1/4 बनता। जो SOE का एरिया है वो इस छोटे ट्राइंगल का भी 1/3 है, उसका भी 1/3 हिस्सा है। सेंट्रॉइड को लेके ट्राइंगल बनाते हैं तो 1/3 आता है। तो क्या हमें समझ में आता है कि SOE का जो एरिया बनता वो इसी का सिंपली 1/12 हो जाता। एक बार पहले 1/4 करा और एक बार फिर 1/3 करा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इतनी सी अकल थी, विच वॉज इंटरेस्टिंग, आई एग्री टू इट, कि हो सकता है कि एग्जाम में वहाँ पे ये वाले पार्ट को सोचना हमें फंसता, क्योंकि इंटरेस्टिंग था। पर नोटिस करो कि इस डिस्कशन में जब मैंने इसको डिस्कस करा तो जो बात हमने सुनी वो देख के हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर क्लिक करता है कि ये हो सकता था यार। बाकी पार्ट्स इसके देखो कि वो तो क्लियरली डूएबल थे। तो इनमें से अगर मान लो 4 राइट थे और मैं इस वाले पार्ट में अगर ब्लॉक भी अगर होता तो भी कोई बात नहीं, मुझे इसमें से 3 मार्क्स मिले या 2 मार्क्स मिले या 1 मार्क मिले, डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने कितने राइट करे। नेक्स्ट में हमें गिवन था, ये सिंपल था, देखो ये सिंपल कैलकुलस में हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इसको इंटरप्रेट कर सकते थे, तो डूएबल था एक्चुअली ये वाला। इस वाले में भी ना कोई बहुत स्किल नहीं था, ये वाला भी अपने आप ही ख़त्म कर सकते थे हम लोग। हमें किसी ने बोला कि 1,0 पॉइंट है, उसने बोला कि टेंजेंट एट अ पॉइंट P इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस इन yp। तो हमें क्लियरिटी है कि कर्व है, कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाया जो कि ये इंटरसेक्ट करता है। अब इस बात को देखना, तो PYP हैज़ द लेंथ 1, तो ये कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो मुझे अगर ये लेंथ अगर निकालनी है, ये लेंथ अगर मुझे निकालनी है, याद करो कि ये लेंथ मैंने कैसे निकालनी सिखाई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग बनानी थी, जो हमने लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल में बनाई हुई थी। अब ये नोटिस करो कि अगर ये एंगल अगर थीटा है, मैं इस फिगर को ना ऐसे बना देता हूँ, देखने में ईजी लगेगी। इसका टेंजेंट का एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 - थीटा हो जाता, और ये कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो ये डिस्टेंस x हो जाता। तो जो लेंथ मेरे से पूछी गई है, हमें विजिबल है कि x अपॉन ये लेंथ बराबर होता साइन 90 - थीटा विच इज कॉस थीटा के। तो x अपॉन PYP जो पूछा गया है दैट वाज एक्चुअली कॉस थीटा। तो PYP जो लेंथ पूछी गई है, जो लेंथ L पूछी गई है, दैट वाज x सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कितना होता है, √1 + y' का स्क्वायर। ये करना था हमने, तो सिंपली y' का स्क्वायर यहाँ पे आ जाता विच इज dy/dx का स्क्वायर। तो जो लेंथ पूछी गई है वो हमें गिवन है कि 1 है, तो मुझे वहाँ से मिल गया कि 1 + y' का स्क्वायर बराबर आ गया 1/x² के। वहाँ से y' का स्क्वायर मतलब dy/dx का स्क्वायर बराबर आ गया 1/x² - 1 के। तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई रेडी, और सिंपली यहाँ से आगे मेरी कहानी बिल्कुल क्लियरली फ्लो में बन जाती। इस केस में जो कर्व गिवन है उसके लिए dy/dx कैसा होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व था।
तो इसलिए इसका ये ऑप्शन तो करेक्ट था, ये इसके साथ ही रिजेक्ट हो जाता। सिंपली बिल्कुल देखना है यहाँ पे जो टर्म डेवलप हो जाती, वाई डैश हम लोग निकालते वो एग्जैक्टली यही कहानी बन जा रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेके टर्म बन जाती। तो ये ऑप्शन करेक्ट थी, ये ऑप्शन गलत थी। अब इसके बाद इस वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को बस इंटीग्रेट करना था, वो इनमें से जो भी ऑप्शन बनता होगा, माइनर सी गड़बड़ होती अगर यहाँ तक ले आए हो तो। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन था, अब देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन डाला उन्होंने 3D और वेक्टर्स में भी, हमने क्लास में क्लियरली सुना हुआ है कि वो क्वेश्चन डालेंगे बोर्ड बिल्कुल बुक में से, पर हमें ये जज करना होगा कि वहाँ पे हम गिवन टाइम में इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं कि नहीं। इसमें केवल सारी गेम समझना कि क्या थी। उन्होंने हमें क्या दिया कि कोई लाइन है, ये दो लाइनें हैं, तो L3 कोई लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ L1 और L2 है। तो जो लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है वो कहाँ लाई करेगी, दोनों के क्रॉस के अलॉन्ग। तो उस लाइन की डायरेक्शन तो आ गई, मुझे इसका और इसका क्रॉस निकालना है। तो इन दोनों का जो क्रॉस होगा, अब मैं ऑप्शंस में गया तो वो तीनों में सेम, चारों में सेम है, तो वहाँ से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए वहाँ से मेरी बात नहीं बनी। डायरेक्शन तो मेरे पास आ गई, B1 क्रॉस B2 मेरे पास है, वो यही होगा, तो उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। अब कट्स बोथ ऑफ देम, तो उन्होंने मुझसे लाइन की इक्वेशन पूछ ली। अब एक लाइन जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है और दोनों को इंटरसेक्ट करती है, क्या हमें समझ में आता है कि वो तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि दोनों के परपेंडिकुलर और दोनों को इंटरसेक्ट करे तो वो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो एक्चुअली उन्होंने इस लाइन की इक्वेशन पूछ ली। अब याद करो कि हमने ये स्कूल की कॉपी के टाइम पे रेगुलर सिलेबस में देखा हुआ है कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर का जनरल पॉइंट ले लो, इस लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट क्या बन गया, सिंपली 1 + 1 माइनस लैम्डा, और नेक्स्ट इज 0 माइनस सिंपली 2 लैम्डा, और ये आ गया 2 लैम्डा, 2 लैम्डा और ये 2 लैम्डा। अब इस लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट ले लो, दैट इज 2 म्यू माइनस म्यू और 2 म्यू। अब जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन वेक्टर बने वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके भी, मतलब किसके, -1 2 2 के। तो इसका इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन वेक्टर का डॉट एक बार पहले के साथ जीरो करो, एक बार दूसरे के साथ जीरो करो। लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशंस बनती हैं, पर लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, तो वहाँ से इक्वेशन बनाने के पास लाइन की हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो हमें ये पॉइंट डाल के चेक करने थे कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, एक तो जीरो ही था। तो इस क्वेश्चन में हमें ये करना पड़ता, वी आर नॉट हैविंग एनी एडवांटेज, लेकिन ये लेंथी था, डूएबल था, वहाँ पे डिपेंड करता कि हम लोगों ने कितना टाइम खाया और कितना नहीं। इसमें हमें अब नेक्स्ट था सेक्शन ये वाला, 18 मार्क्स थे, 6 क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थी, तो हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना था। करेक्ट पे 3 मिलना था, राउंड पे हमें 0 मिलना था। ओनली और करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज इंटर्ड पे 3 मिलने थे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो हमें इसका आंसर तो बनाने चाहिए और देखना चाहिए इसमें से कौन कौन सा बहुत सिंपल था। ये उन्होंने a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, ये अगर समझो तो ये क्वेश्चन उन्होंने हमें नंबर बांटे थे इस क्वेश्चन में। तो z × z बार क्या बनता है, मॉडुलस z का स्क्वायर, मॉडुलस z के स्क्वायर को हम क्या लिख लेते हैं, z × z बार। तो ये a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर इंटू उसका कॉन्जुगेट, ये a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा बन गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये सिंपली a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c ये बन जाता, जो कि रिकॉल करो वो a - b का स्क्वायर + b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर बन जाता। ये हमने करा होता है, ये बहुत ऑर्डिनरी बातें हैं। तो a, b और c अगर मैं इसको मिनिमाइज करना चाहूँ तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लो, तो एक इनमें से a - b 1 हो गया, b - c भी मान लो 1 हो गया, c - a 2 हो गया। तो 1 + 1 2 + 2 का स्क्वायर 4, ये बना 6/2 3, तो दिस इज 3.00। तो इसका जो आंसर बनता है दिस वॉज 3.00। नेक्स्ट में हमें गिवन था कि एक एपी है। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था, क्या इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ भी ऐसा डाला जो कि हमारी एपी की अंडरस्टैंडिंग के बाहर का था, तो नहीं। ऐसे के क्वेश्चंस हमने स्कूल की कॉपी में करे होते हैं, पर ये उसका उन्होंने एक लेवल और बेटर क्वेश्चन बनाया। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि अब हमें क्लियरिटी है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इस वाले का कॉमन डिफरेंस 3 था, इस वाले का कॉमन डिफरेंस 5 था, इस वाले का कॉमन डिफरेंस 7 था। मतलब ये हर 3 के बाद सेम आंसर दे रहा है, वो हर 5 के बाद, वो हर 7 के बाद।
तो बिल्कुल रिकॉल करो, हमने बचपन में कभी वो क्वेश्चन करा होता है कि कितनी देर के बाद सब सेम जगह पे मिलेंगे। तो 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना आ गया 105। तो जो जितनी देर के बाद सब सेम आंसर देंगे वो था 105 के बाद। तो इसमें ये तो हमें समझ में आ गया कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 105 होना चाहिए। फर्स्ट हम यहाँ पे ऑब्टेन कर लेते, सिंपली सीरीज को देख के फर्स्ट हम ऑब्टेन कर लेते कि फर्स्ट हम कहाँ पे कॉमन आ रही है। तो इट वॉज डूएबल, लेकिन इट वॉज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसमें हमने गिवन था कि एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0,1। कोई 3x3 मैट्रिसेस हमने बनाए जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 और 1 से भरने हैं। E1 हमें इवेंट गिवन है कि डिटर्मिनेंट A 0 है। E2 हमें गिवन है कि सम ऑफ एंट्रीज जो है वो 7 है। तो अब देखो उन्होंने P E1 बाय E2 पूछी, तो हमें चाहिए कि जो सम ऑफ एंट्रीज हैं वो 7 है। वो 7 कैसे बनेगी? जब हम यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 भरेंगे तो हमें क्लैरिटी है कि इनमें से 7 केसेस में तो हमने 1 भरना था और 2 केसेस में हमने 0 भरने थे। तो अब यहाँ पे हम एक्चुअली जो केसेस थे वो बना सकते थे बड़ी क्लैरिटी में, केवल हमने ये सोचना था कि इसमें केसेस अब बनाने शुरू करें। तो अब अगर हमें चाहिए कि E2 वाला इवेंट अगर हम लोगों ने अगर ब्रेक अगर करना है तो हमें क्लैरिटी है कि हमें चाहिए कि 2 उसमें 0 भरे हो। अब सोचो ये बिल्कुल एक तरह से 9 पोजीशंस थी, तो अगर मैं वो केसेस बनाने शुरू करूँ तो कितने सारे केसेस बनते। तो अब इसमें इतनी सी बात को सोचो कि ये सोचो कि ये 9 कुर्सियाँ लगी हुई हैं जिसमें जो पोजीशंस है वो आइडेंटिकल हैं। तो उसके बाद हमने इन 9 में से हमने 2 जगहों पे तो 0 डालना है। इनमें से हमने कोई इन 9 पोजीशंस में से 2 पोजीशन चूज़ करनी है जहाँ पे हमने 0 फिल करना है, बाकी सब पे हमने सेम नंबर 1 फिल करना है। उसके बाद जब हमने 2 ज़ीरोस फिल कर लिए तो बाकी 7 पोजीशंस को फिल करने का एक ही तरीका था। तो जो टोटल वेज बनते वो तो ये बन जाते। अब इनमें से हमें वो केसेस चाहिए जिनमें कि जो डिटर्मिनेंट बने वो 0 बने। वो कैसे बनेगा 0? डिटर्मिनेंट 0 तब बनेगा जब दोनों जो ज़ीरोज़ होंगे वो एक ही रो या कॉलम में आ जाएंगे। देखो क्यों? देखो मान लो कि अगर 0 यहाँ पे और मान लो अगर यहाँ पे 1 बना तो बाकी सब तो हमने 1 1 1 भरने हैं। तो इस 0 का जो कोफैक्टर बनता आगे वो 0 आ जाता, इसका भी 0 आ जाता, इस 1 का जो कोफैक्टर बनता वो भी 0 आ जाता। तो अगर ये दोनों 0 अगर एक ही रो या कॉलम में अगर होते तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर बनता वो 0 बन जाता। तो अब क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मैं इन 2 ज़ीरोज़ को एक ही रो में लाना चाहता हूँ। कैसे लाऊं? तो पहले कोई भी एक रो पसंद कर लो या कॉलम पसंद कर लो। उसके तरीके कितने बने? 3 ऐसे, वो बने 6, और उनमें 3 पोजीशंस में से किन्हीं भी 2 को 0 डाल दो, विच इज 3C2। तो सिंपली मेरा आंसर हो जाता दिस वॉज द रिक्वायर्ड वेज एंड दिस वॉज द टोटल वेज। तो 6 × 3C2 डिवाइडेड बाई 9C2, ये आंसर बन जाता। जो भी ये बना इसको यहाँ पे लिख दो। तो इसका भी जो सेंस था इट वॉज डूएबल। ये इसमें भी कोई ट्रिक नहीं थी, ये डूएबल सही क्वेश्चन था। ये वाला देखो, ये तो उन्होंने बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स दिए थे। इसको देखते ही हमारे मन में आना चाहिए था, इस टर्म को देखते ही हमारे मन में आना चाहिए था कि इसमें वो a + b - x वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। स्कूल की कॉपी में क्वेश्चंस करे होते हैं ये। 1 + e की पावर -sin x, e की पावर sin x बन जाता +1, ऊपर e की पावर sin x बनता, दोनों को ऐड कर लेते। तो हमें बिना कुछ करे सबसे पहले मेरी कॉपी में मेरा हाथ ये चलना चाहिए था कि ये -π/4 से π/4, e की पावर sin x +1 ऊपर भी बनता नीचे भी बनता, वो कैंसिल हो गया, ये बन गया dx/2 - cos 2x। मुझे ये करना चाहिए था। अब ये इवन फंक्शन है, ये 2 और 2 काट दो। इवन फंक्शन है तो ये 0 से π/4 हो गया और एक 2 बाहर आ गया, तो ये बन गया 2/π 0 से π/4 dx/2 - cos 2x। ये बन गई टर्म विच इज इक्वल टू i। अब ये क्या है? cos 2x को लिख दो 1 - 2 sin² x या 2 cos² x - 1, और ऊपर नीचे cos² x से डिवाइड कर दो, tan x को t ले लो। तो इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लोग गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि कुछ स्पेशल नहीं पूछा गया। ये डूएबल था कि नहीं था? पेपर में 3 मार्क्स हमें मिल रहे थे साफ साफ, और किस लेवल का था? जैसे कि हमने स्कूल की कॉपी में क्वेश्चंस करे होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि इसको नोटिस करो कि उन्होंने क्या पूछा। अब इसमें उन्होंने क्या बोला कि कोई 3 लाइन्स हैं। इसमें अब 3 लाइन्स में पहली बात देखो कि तीनों लाइन्स ओरिजिन से पास कर रही हैं, अगर उसका कोई रोल हो, डायरेक्टली नहीं पता। इसके बाद उन्होंने दिया कि एक प्लेन है, इसको ABC पे कट करती हैं। एक प्लेन को ये 3 लाइन्स जाके A, B और C पे कट कर रही हैं,
उन्होंने कहा कि इस ट्राइंगल ABC का एरिया बता दो, इस ज़मीन पे बनने वाले ट्राइंगल ABC का एरिया बता दो। तो लैम्डा आई जब इस प्लेन से इंटरसेक्ट करेगा तो मैं वो पॉइंट निकाल सकता हूँ ना, लैम्डा यहाँ डाल देंगे, सिंपली लैम्डा आई। तो अगर लैम्डा आई इक्वल टू 1, वहाँ से लैम्डा आ गया 1, तो ये पॉइंट सिंपली क्या बन गया 1,0,0। ऐसे ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये क्या आ रहा है म्यू आई प्लस म्यू जे, म्यू यहाँ डाल दो, तो म्यू 0 डाला, वहाँ से 2 म्यू आ गया 1, वहाँ से म्यू आ गया 1/2। दिस इज़ 1/2, 1/2, 0। ऐसे ये v बाई v 3v आ गया 1, वहाँ से v आ गया 1/3 और 1/3। अब जब ये 3 पॉइंट्स हमें पता है तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, सिंपली हाफ ऑफ AB क्रॉस AC का मॉडुलस, ये करना था हमने। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, ये क्वेश्चन लेस टाइम कंज्यूमिंग था। इसको कंपेयर करो ज़रा इस क्वेश्चन के साथ जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसको कंपेयर करो इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था, तो पेपर में ये मेरे लिए ट्रबलिंग क्वेश्चन होता। क्यों? ये मेरा टाइम खाता, तो मैं इससे भागने की कर रहा था कि देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशंस बनाऊँ तो इट वुड हैव टेकन टाइम। उसकी बजाय मुझे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि मेरा टाइम कम खाएं और मुझसे जल्दी भी हो जाए। देखो ये मुझे आता था, पर इस क्वेश्चन में ट्रबल क्या थी कि अगर ये मुझे बहुत लगेगा ना, मेरा रूट अगर बहुत लेंथी है तो मैं उस क्वेश्चन में उस रूट पे नहीं जाऊंगा। तो चलो हमने अभी ये पेपर को डिस्कस करा, इसके थ्रू ये एनालाइज करना कि कितने क्वेश्चंस हमने पेपर में देखे जो कि ऐसे थे जो कि क्लियरली डूएबल थे। जैसे ये क्वेश्चन क्लियरली डूएबल सा क्वेश्चन था, ये वाला टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसको हम छोड़ देते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन अगर मैं ये गिनूं 3 मार्क्स का, अगर ये क्वेश्चन देखो तो ये भी सिंपल था, इट वॉज मतलब मॉडरेट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का था, ये बहुत ईजी था, 3 मार्क्स का था ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग अगर मान लो नहीं भी गिने, इसमें इसको पता मतलब मैं कैसे गिनता, इसमें यहाँ पे n की वैल्यू डाल के निकालना चाहिए था, इस क्वेश्चन को n की वैल्यू डाल के निकालना चाहिए था। हमने मेथड तो सुना, क्योंकि अब जब डिस्कशन कर रहे हैं तो मेथड मैंने बताना था, पर एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था हमें n की वैल्यू डाल के। नेक्स्ट में हमें गिवन था ये, अब इसको देखो कि इसको डील कैसे करा। तो इसके कुछ पार्ट्स तो बड़ी ईजिली हो सकते थे, ये फ्री के मार्क्स थे 4 मार्क्स। इसके कुछ पार्ट्स बहुत इजी थे, कुछ में हमें जोर लगाना पड़ा, ये सेम ही था। ये सिंपल था, ये वाला डूएबल था, इसलिए इसको मैंने डायरेक्टली नहीं गिना। ये वाला ने हमने हमारा टाइम खाना था एंड सो ऑन। तो जो ये वाला देखो कितना इजी था। पर इस डिस्कशन के थ्रू ना एक्चुअली ये समझना कि जब पेपर देने जाओगे तो याद रखना कि ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम नहीं है जहाँ पे वो कुछ भी डाल देंगे और बाद में पैनिक कराते रहेंगे। जो उन्होंने पेपर डालना है वो उन्होंने डिस्कशन में दिखाना है। देखो जो भी प्रोफेसर आपका पेपर सेट करेंगे, जो भी टीम ऑफ मान लो करेंगी, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, तो उन्होंने वो पेपर को जस्टिफाई करना है, बिकॉज दिस इज देयर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। उन्होंने भी वो पेपर हर साल वही थोड़ी सेट करते रहेंगे। तो काम की बात यह है कि वो भी उस पेपर को जस्टिफाई करना चाहेंगे कि ये पेपर कैसे बैलेंस था। तो जो पेपर एग्जाम में फेस करोगे इट वुड बी अ बैलेंस पेपर, वो आउट ऑफ रीच नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रख के पेपर देना। चलो, ऑल द बेस्ट।